यूजीसी के नए नियम क्या हैं जिनको लेकर बहुत बवाल हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए जो रूल लाए गए थे वो डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हैं, भेदभाव ही कर रहे हैं, जिसके ऊपर अंततः सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है। इस वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नहीं बल्कि असल में ये ऐसे रूल इतने विवादित क्या थे, क्यों इसके ऊपर इतना बवाल हुआ, एक एक बहुत बारीक चीज को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने ये सेशन देख लिया तो आप इन नियमों के बारे में, यूजीसी रूल्स 2026 के बारे में एक एक बात को बिल्कुल समझ जाएंगे, जान जाएंगे। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जारी किए और उसके बाद कुछ ही दिनों में पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ, बहस और अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप तक पहुंच गया। जो नियम विश्वविद्यालयों में समानता, इक्वालिटी को लाने के लिए बनाए गए थे, वही नियम आज खुद भेदभावपूर्ण, डिस्क्रिमिनेटरी कहे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक भी लगा दी है। छात्र हो, प्रोफेसर हो, अभिभावक हो या फिर संविधान विशेषज्ञ हो, सभी लोग ऐसे नियमों पर बटे हुए से नजर आ रहे थे। क्यों? जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का दावा करता है, क्या वो नियम खुद ही भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं, सोसाइटी में बंटवारा क्रिएट कर रहे हैं? और सबसे अहम बात कि भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या कभी यह चाहा था कि जो कानून असमानता को हटाने के लिए बने वही खुद असमानता पैदा करे? आज का जो ये वीडियो है सरल भाषा में आपको समझाने वाला है एक एक बारीकी को, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 की, उसकी कानूनी संरचना के बारे में, उसके कार्यतंत्र के बारे में और उससे जुड़े हुए विवाद और उस पर उठे हुए जो संवैधानिक प्रश्न हैं उनके बारे में। ये वीडियो जो है ये कोई नारा नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर लॉ की एक क्लास है। अगर आपको इन नियमों के बारे में डिटेल में समझना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह कानूनन तथ्य और तर्कपूर्ण विश्लेषण है, यह बात ध्यान रखिएगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रूल्स लाए ही क्यों गए, क्योंकि ये समझना जरूरी है किस बैकग्राउंड में ये रूल्स रेगुलेशंस लाए गए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 जो एक 2019 में एक पीआईएल दायर की गई थी उसके बाद बनाए, जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी। वो पीआईएल दायर की गई थी राधिका वेमुला के द्वारा। कौन? रोहित वेमुला की माताजी और आबेदा सलीम तड़वी, जो पायल तड़वी की माता थी, उनकी पीआईएल के बाद ये रेगुलेशंस लाई गई है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी दोनों ने कथित तौर पर विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के कारण अपनी जान गंवा दी थी। 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि भारत को एक मजबूत, प्रभावी और भरोसेमंद तंत्र चाहिए जो कैंपस में होने वाले भेदभाव को रोके। यूजीसी को निर्देश दिया गया कि वो स्टूडेंट, टीचर और एक्टिविस्ट और इंस्टीट्यूशन से सुझाव लेकर एक व्यापक ढांचा बनाए। स्टेक होल्डर से राय लेने के बाद यूजीसी ने जनवरी 2026 में 13 जनवरी 2026 को नए रेगुलेशंस नोटिफाई किए, जिसने 2012 के रेगुलेशंस को रिप्लेस कर दिया। जो ये नए रेगुलेशंस लाए गए, इनका उद्देश्य जो था वो नेक था, हालांकि जो क्रियान्वयन था वो अपने आप में विवादास्पद बन गया और जो लैंग्वेज थी इन रेगुलेशंस की वो भी विवादास्पद बन गई। अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव और स्कोप की बात करते हैं इन रेगुलेशंस की। इन रेगुलेशंस का जो उद्देश्य था वो ये है कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, विकलांगता के आधार पर भेदभाव समाप्त करना, विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों की सुरक्षा के लिए। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी, इंक्लूजन और डिग्निटी को बढ़ावा देना, यह भी एक उद्देश्य था। अगर इसके स्कोप की बात करें तो यह दायरा
जो इन नियमों का है, ये दायरा लागू होता है, ये नियम भारत के सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स पर, फैकल्टी पर, स्टाफ पर, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पर, रेगुलर स्टूडेंट्स पर, ओडीएल और ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स पर, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर सभी पर ये लागू होते हैं। संक्षेप में कहें तो ये पूरे नियम जो हैं पूरे विश्वविद्यालय इकोसिस्टम को कवर करते हैं। अब आगे बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन बनाम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, और यहीं से विवाद की जड़ शुरू होती है। पहली डेफिनेशन जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है, जो रेगुलेशन 31C के अंदर दी गई है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की। केवल जाति और जनजाति के आधार पर भेदभाव जो SC, ST और OBC समुदायों के सदस्यों के खिलाफ है, इसको यहां पर यह बताया गया है। जबकि एक और डेफिनेशन है, वो है डिस्क्रिमिनेशन की, नॉर्मल भेदभाव की, वो रेगुलेशन 31E के अंदर बताया गया है। और इस प्रावधान की, इस परिभाषा की जो खासियत है, ये किसी भी स्टेक होल्डर के साथ अगर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर विकलांगता के आधार पर किया गया है या अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है, तो वो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कवर होगा। अब आप बोलोगे कि सर इसमें समस्या क्या है? कानूनी समस्या की बात करें तो कानूनी समस्या यह है कि जब डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा पहले से ही जाति को शामिल कर रही थी, जो ये 31E वाली परिभाषा थी, यहां पर भी कास्ट इंक्लूडेड है, तो आपने अलग से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्यों परिभाषित किया? यही समस्या है, और वो भी केवल कुछ समुदायों तक सीमित करके। और यहीं से अनुच्छेद 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का गंभीर प्रश्न उठता है। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या भेदभाव विरोधी कानून सभी के लिए समान होने चाहिए या समूह विशेष के लिए होने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर जो डाली गई जिम्मेवारियां हैं इन रेगुलेशंस के हिसाब से, वो समझते हैं। इंस्टीट्यूशनल ड्यूटीज एंड मैंडेट्स। हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर उच्च शिक्षण संस्थान की कानूनी जिम्मेदारी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत है कि वो भेदभाव को एक्टिवली रोकेंगे, किसी भी प्रकार के भेदभाव को कंडोन नहीं करेंगे, उस पर ढीला रवैया नहीं अपनाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे और सेंसिटाइजेशन पर भी जोर देंगे। इसके साथ साथ एंटी डिस्क्रिमिनेशन अंडरटेकिंग लेंगे। हर अपने कैंपस में जो छात्र हैं, फैकल्टी है या और कोई भी व्यक्ति है, उससे मैंडेटरी डिक्लेरेशन लेंगे और प्रोफेशनल काउंसलर्स को नियुक्त करेंगे। इंस्टीट्यूशन का हेड व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। यह केवल सिंबॉलिक नहीं है, यह कानूनी उत्तरदायी की बात है अगर हम इन रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें। अब बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स के बारे में। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये भी कहते हैं कि हर उच्च शिक्षण संस्थान को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कार्य क्या होंगे? वो इक्विटी पॉलिसीज को लागू करेंगे, काउंसलिंग प्रदान करेंगे और ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल चलाएंगे, और उसके साथ साथ कंप्लेंट को रिटेलिएशन से भी बचाएंगे, और बाई एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे, और उसके साथ साथ पुलिस, एनजीओ और लीगल सर्विस अथॉरिटी से वो समन्वय बना के रखेंगे। इसमें एक सीनियर प्रोफेसर होगा जो ईओसी का कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। यही एक स्थायी व्यवस्था है, आप ये समझिएगा। अब बात करते हैं सर्वेलेंस स्ट्रक्चर के बारे में। इन रूल्स के अंदर क्या सर्विलांस स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। इक्विटी कमेटीज, स्क्वाड्स और एम्बेसडर्स के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं इक्विटी कमेटी। इक्विटी कमेटी की अगर हम बात करें तो ये हेडेड बाय होगा, किसके द्वारा? इसमें होंगे, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इंस्टीट्यूशनल हेड करेगा। मगर इसके साथ साथ इक्विटी कमेटी के अंदर और प्रोफेसर भी होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा, सिविल सोसाइटी भी होगी, और उसके साथ साथ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर वुमन का होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का होगा। दूसरा जो सर्विलांस मैकेनिज्म है वो है इक्विटी स्क्वाड। ये मोबाइल टीम होगी हॉस्टल और कैंपस के लिए सर्विलांस के लिए, इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए।
हर डिपार्टमेंट के लिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको ये इक्विटी स्क्वाड के बारे में बता रहा हूं कि कैंपस में लगातार निगरानी के लिए ये बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ इक्विटी एम्बेसडर्स भी होंगे हर डिपार्टमेंट के लिए, जो नोडल ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। ये ढांचा एक तरह का 24/7 निगरानी तंत्र बनाता है। अब बात करते हैं कंप्लेंट प्रोसेस और टाइमलाइंस की। कंप्लेंट दर्ज करने के तरीके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो सकते हैं, ईमेल के माध्यम से हो सकते हैं और इक्विटी हेल्पलाइन के माध्यम से हो सकते हैं। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 24 घंटे के अंदर जैसे ही कोई कंप्लेंट आएगी तो 24 घंटे के अंदर जो कमेटी है वो मीटिंग करेगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी और 7 वर्किंग डेज के अंदर एक्शन लिया जाएगा एज पर दीज रूल्स। अगर क्रिमिनल ऑफेंस दिखता है तो पुलिस को तुरंत सूचना दी जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इतनी कम समय सीमा न्याय के लिए जरूरी है या इससे गलत फैसले हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अब बात करते हैं नॉन कंप्लायंस पर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसको समझते हैं। यूजीसी निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है इनके तहत। यूजीसी स्कीम से किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी अगर वो इन रूल्स रेगुलेशन का फॉलो नहीं करते हैं तो उनको डिबार किया जा सकता है यूजीसी की स्कीम से। डिग्री ग्रांटिंग पावर को खत्म किया जा सकता है और ओडीएल और ऑनलाइन कोर्सेज पर रोक लगाई जा सकती है। और यूजीसी एक्ट जो सेक्शन 2 क्लॉज एफ और 12B उससे रिमूव किया जा सकता है। ये सजाएं किसी इंस्टीट्यूशन को पूरी तरीके से उसका एक तरह से क्लोजर करवा सकते हैं, ये मान के चलिए। क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, अगर वो यूजीसी से मान्यता ही नहीं रखता होगा तो वो चलाने का क्या फायदा, समझ रहे हैं आप। अब बात करते हैं इस पर पूरे मुद्दे पर विवाद और संवैधानिक चिंताओं की। क्यों ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे यूजीसी रूल्स 2025 के इतने विवादास्पद बन गए, समझिएगा। जो मुख्य आपत्ति है इसके अंदर वो जनरल कैटेगरी का पूरी तरीके से एक्सक्लूजन है। सवाल यह है कि क्या कभी किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता किसी भी लेवल पर, उसका कंप्लीट बहिष्करण किया गया है और यही विवाद की मुख्य जड़ बना। दूसरा, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की आशंका बन रही थी कि भाई कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जनरल कैटेगरी का ना हो जाए। और फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं, मतलब अगर किसी ने किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के खिलाफ अगर कोई झूठी शिकायत कर दी तो तंत्र कुछ कह ही नहीं रहा है। और जो बेचारा विक्टिम, उसका क्या, उसके बारे में कोई जस्टिस की बात ही नहीं है। फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं। चौथा, कमेटी कंपोजिशन पर बायस का आरोप और जो सेग्रीगेशन का मुद्दा था, सेग्रीगेशन शब्द की हॉस्टल अलग बनाए जाएंगे, छात्रों को अलग रखा जाएगा, वो ये जो शब्द है ना सेग्रीगेशन शब्द से, ये यूनिटी और फ्रेटर्निटी भाईचारे पर खतरा, डिवाइसिव अप्रोच को आगे बढ़ाना, ये आरोप। और छठा, रैगिंग पर पूरी तरीके से ओमिशन, मतलब ये जो रूल्स रेगुलेशन 2026 के थे, जो कैंपस के अंदर जो सबसे बड़ा एक भेदभाव का या हरासमेंट का ग्राउंड होता है रैगिंग, उसके बारे में कंप्लीटली शांत है, कुछ कह ही नहीं रहा। इसी वजह से, इन्हीं सारे कारणों की वजह से ये जो रूल्स हैं ये विवादों के अंदर आए। संविधान के निर्माताओं ने इक्वालिटी प्लस फ्रेटर्निटी प्लस यूनिटी की कल्पना की थी, स्थायी विभाजन की नहीं की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान निर्माताओं ने, उन्होंने समानता, भाईचारा और एकता की कल्पना की थी, विभाजन की बात नहीं की थी। ना हमारा संविधान इस बारे में बात करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रेगुलेशंस को स्टे कर दिया है, उनके ऊपर स्टे लगा दिया है, बिल्कुल खत्म नहीं किया, उनको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया है, बट फॉर द टाइम बीइंग ठंडे बस्ते में डाल दिया है। किस ग्राउंड पर? वेगनेस की वजह से और मिसयूज के खतरे की वजह से। और क्या किया है, 2012 की जो रेगुलेशंस हैं उनको दोबारा से रिवाइव कर दिया है। हाँ, इस पर जो अभी फाइनल ये इंटरिम ऑर्डर के तहत स्टे लगाया गया है, फाइनल फैसला अभी आना बाकी है। 19 मार्च पर इस फैसले पर, इस केस पर दोबारा से सुनवाई होने वाली है। और जो कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया है उसके ऊपर भी हमने चैनल पर एक पूरा डिटेल्ड सेशन बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और एक चीज बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, उसको बताइएगा जरूर। कोई सवाल है तो वो भी बताइएगा। देखिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 दर्दनाक,
सच्चाइयों से जन्मे, लेकिन उन्होंने संवैधानिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। भारत को क्या चाहिए? भारत को चाहिए न्याय बिना डर के, समानता बिना पक्षपात के और सुधार बिना विभाजन के। अगर आप मानते हैं कि कानून को समाज को जोड़ना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इन्फॉर्म्ड रहिएगा। इसी के साथ ये हमारा सेशन जो पूरा होता है वो बताइएगा, पूरा होता है। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और यूजीसी रूल्स 2026 के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्यों विचार हैं, उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।